स्टूडेंट्स, हम लोग भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत गांधीवादी युग में सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन का अध्ययन हमारे द्वारा किया जा चुका है। आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका को अध्ययन करेंगे। 1935 में भारतीय शासन अधिनियम पारित हुआ और तमाम मतभेदों के बावजूद कांग्रेस ने अंत में चुनाव में भाग लिया। 1937 के जो चुनाव परिणाम थे वो कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक रहे थे और 1937 में ही 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ और मंत्रिमंडलों द्वारा कई लाभप्रद कार्य किए गए। यही वह समय था, इसके आसपास ही समय था जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुई। ग्रेट ब्रिटेन युद्ध से अलग नहीं रह सकता था, इसलिए लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस स्थिति में भारत के वायसराय ने भारतीय नेताओं, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों या केंद्रीय विधानसभा से परामर्श लिए बिना ही भारत की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो भारत के नेताओं द्वारा जो वायसराय का यह जो अपमानजनक कार्य था, इसका विरोध होना स्वाभाविक था। कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के कारण तो बताए, है ना, और साथ में यह आश्वासन भी दे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन इस तरह का कोई आश्वासन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को नहीं दिया गया। फिर हम देखते हैं 8 अगस्त 1940 का अगस्त प्रस्ताव। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के विस्तार का सुझाव प्रस्तुत करते हुए कांग्रेस से शासन के साथ सहयोग करने के लिए आग्रह किया, लेकिन यह प्रस्ताव नितांत असंतोषजनक था और कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे नेताओं के क्रियाकलापों के लिए, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने पहले महात्मा गांधी की युद्ध प्रयत्न संबंधी शांतिवाद और असहयोग सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, एक तीव्र आघात था। कांग्रेस ने पुनः महात्मा गांधी को मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस ने पुनः असहयोग के मार्ग को ग्रहण किया कि सरकार का सहयोग नहीं करना है। ब्रिटिश सरकार का जो विरोध था वह उनके प्रति बढ़ता जा रहा था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें सामूहिक कार्यवाही के स्थान पर सीमित पैमाने पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह एक प्रतीकात्मक विरोध था जिसका उद्देश्य नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति मात्र था। इसमें अहिंसा के पालन पर विशेष बल दिया और सामूहिक कार्यवाही को प्रत्येक रूप में निषिद्ध कर दिया गया। विनोबा भावे जो थे, उन्हें पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया और उनके द्वारा 1940 को पवनार में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। पंडित नेहरू ने उनका अनुकरण किया और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शीघ्र ही चल पड़ा। कई सत्याग्रहों की जिसमें रिहाई भी हुई। जो 1941 को अमेरिकी जहाज पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने के साथ ही जापान भी युद्ध में सम्मिलित हो गया। उसने फिलीपींस द्वीप समूह, हिंद, चीन, मलाया पर अपना आधिपत्य कर आगे बढ़ना जारी रखा। इससे युद्ध भारत के दरवाजे तक पहुंच गया। ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि सत्याग्रहियों को रिहा कर भारत में भेज दिया जाए। पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद को रिहा कर दिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थितियां थी वह बहुत गंभीर होती जा रही थी। भारत की सुरक्षा भी खतरे में थी। इसलिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया और संभावित संकट से देश की रक्षा के लिए उचित संगठन स्थापित करने का निश्चय हुआ। युद्ध के प्रारंभिक स्वरूप में ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। 1941 में जापानी सेनाएं बर्मा में भारत की सीमा तक आ पहुंची तो ब्रिटिश सरकार को चिंता हुई और उन्होंने सोचा कि जापान के संभावित आक्रमण से भारत की रक्षा का कार्य भारत की राजनीतिक शक्तियों के सहयोग से ही संभव है। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। क्रिप्स ने अपनी योजना पेश करी, जिसके 2 भाग थे, अंतरिम योजना और दीर्घकालीन योजना। योजना में युद्ध समाप्त होने पर भारत को स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी, लेकिन युद्ध होते रहने तक
सुरक्षा विभाग ब्रिटिश शासन के अधिकार में रखने के लिए कहा गया। तो गांधी ने क्रिप्स योजना को पोस्ट डेटेड चेक कहा, एक तरीके से दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक कहा। और कांग्रेस और जो अन्य जो राजनीतिक दल थे भारत के, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। तो क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे उनको एकदम से वापस लिए जाने और क्रिप्स को एकदम इंग्लैंड बुलाए जाने से भारत में घोर निराशा का वातावरण उभर कर आया। और बहुत ही वहाँ की जो जनता थी भारत की यहाँ की, वो एकदम व्यग्र थी और बहुत उनमें विरोध था। तो क्रिप्स मिशन की जो असफलता थी उसका भी भारत ब्रिटेन संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। फिर बर्मा में भारतीयों के प्रति बहुत ही अमानवीय व्यवहार हुआ। बर्मा पर जापान की जीत के बाद बर्मा से जो भारत के शरणार्थी आ रहे थे, उन्होंने भारत आकर अपनी दुख भरी कहानियां सुनाई। अंग्रेजों और भारतीयों को बर्मा से भारत आने के लिए अलग अलग मार्ग दिए गए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य मिस्टर अणे और पंडित हृदयनाथ कुंजरू मिस्टर डाम के साथ बर्मा भारतीयों की स्थिति देखने के लिए गए। और बाद में उन्होंने कहा कि भारत के शरणार्थियों से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे भी किसी बहुत ही निम्न जाति से संबंधित हो। गांधी को यह सब जानकर बहुत दुख हुआ। इस समय पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य था। सरकार ने वहाँ भी सैनिक उद्देश्यों के लिए किसानों की भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया और जो जनता थी उनके आर्थिक कष्ट बढ़ते गए। जनता की स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली गई, परेशानियां उनकी बढ़ती गई, जो वस्तुएं थी उनके दाम बढ़ गए। तो युद्ध की स्थिति और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से बहुत ही जो आर्थिक जो तंत्र था एक तरह से डगमगाया था, लोगों पर बहुत ही दबाव पड़ रहा था। जापान के द्वारा सिंगापुर, मलाया और बर्मा में अंग्रेजों को पराजित कर दिया गया था और हर क्षण भारत पर जापानी आक्रमण का भय था। तो महात्मा गांधी और अन्य भारतीय नेताओं का विचार था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही वे सोचते थे कि अंग्रेज शासक के रूप में भारत छोड़कर चले जाए तो शायद जापान का आक्रमण न हो। 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई जिसमें गांधी के विचार का पूरा समर्थन हुआ कि भारत की समस्या का हल अंग्रेजों के भारत छोड़ देने में ही है। इसे वर्धा प्रस्ताव कहा गया और जनता में यह भावना जागृत हुई कि शीघ्र ही जन आंदोलन की घोषणा की जाएगी। लेकिन आंदोलन की घोषणा से पहले तैयारी करना जरूरी था। तो कांग्रेसी नेता जन जागृति को और अधिक प्रबल बनाने के प्रयास में लगे रहे। 1942 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया और हर तरह से इन्होंने नेताओं ने अपने आप को तैयार किया, देशभक्तों ने अपने आप को तैयार किया कि उन्हें किन्हीं भी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वे एक लंबी लड़ाई लड़ने में जा रहे हैं जिसमें वो मर भी सकते हैं, उनको गोली भी खानी पड़ सकती है, उनको किसी भी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वर्धा प्रस्ताव के निश्चय के अनुसार 7 अगस्त को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। तो ये भविष्य के इतिहास तथा घटनाओं ने इस अधिवेशन को ऐतिहासिक अधिवेशन कहा और समिति ने पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस ये बात जानती थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर आसानी से नहीं जाएंगे, अतः एक जन आंदोलन के संचालन का निश्चय किया गया। लेकिन ये जो आंदोलन था इसकी तिथि की घोषणा नहीं की गई क्योंकि गांधी आंदोलन छेड़ने से पहले एक बार सरकार से अंतिम बात कर लेना चाहते थे। पट्टाभी सीतारमैया के शब्दों में वास्तव में गांधी जी उस दिन एक अवतार की तरह से भाषण दे रहे थे। उन्होंने गांधी जी ने भारतवासियों को डू और डाई, करो या मरो का संदेश दिया, जिसका मतलब यह था कि भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हर प्रकार के संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। तो कांग्रेस द्वारा जो भी आंदोलन किए जा रहे थे उसका ब्रिटिश सरकार दमन करती जा रही थी, लेकिन इस बार आंदोलन और दमन चक्र का क्रम विपरीत हो गया।
गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते हुए कहा था कि आंदोलन प्रारंभ करने से पहले वे एक बार वायसराय से बात करेंगे, लेकिन सरकार ने गांधी जी को इस प्रकार की बातचीत का कोई मौका ही नहीं दिया। 9 अगस्त को सुबह ही महात्मा गांधी और कांग्रेस के जो अन्य नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह का जो गिरफ्तारी की गई और टेलीफोन व टेलीग्राम के तारों को तोड़ा गया और जो रेल की पटरियां थी उनको तोड़ा गया, नेताओं को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, तो इस तरह की जो घटनाएं थी और भारतीय जो नेता थे उनको जेलों में डाल दिया गया, तो बड़ी जनता इनसे क्षुब्ध हो गई थी और किसी तरह का मार्गदर्शन भी नहीं मिल रहा था। तो जनता का जो विरोध था वह व्यापक जन विद्रोह का रूप में कन्वर्ट होता जा रहा था। तो जनता ने सरकार की नीति का विरोध करने के अभिप्राय से जुलूस निकाले, हड़तालें की, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने अपना दमन चक्र जारी रखा और गोलियों का भी प्रयोग किया। कई हिंसात्मक कार्य जनता के विरोध में किए गए, संचार साधन भंग कर दिए गए, रेलवे पुलिस स्टेशन जला दिए और जमशेदपुर, बम्बई, अहमदाबाद के मजदूरों ने हड़तालें की और एक सप्ताह तक लगभग बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलोर, अमृतसर, इसमें सार्वजनिक जीवन बिल्कुल ठप सा हो गया। कई स्थानों पर ब्रिटिश शासन का बिल्कुल अंत हो गया और वहाँ समानांतर सरकारें स्थापित हुई। तो ऐसा लगने लग गया था कि ब्रिटिश शासन का भारत से शीघ्र अंत हो जाएगा। तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसने बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिया, बहुत ही चरम पे था। इस समय जो आंदोलन था भारत का राष्ट्रीय आंदोलन वह अपने चरम पर था और शासन का जो दमन चक्र था वो भी कठोरतापूर्वक जारी रहा। बच्चों को पता होगा कई नेताओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया और सभी ने साथ दिया, लेकिन जो साम्यवादियों द्वारा जो कार्य किए गए या जो नीति अपनाई गई वो उनकी निष्ठा सर्वहारा वर्ग की भूमि के प्रति को बताती थी। तो मतलब साम्यवादियों द्वारा जो ब्रिटिश युद्ध प्रयत्नों की निंदा करते हुए इसे साम्राज्यवादी युद्ध भी कहा गया जब 1939 में जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तब। लेकिन 1941 में जैसे ही सोवियत रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित हुआ, भारतीय साम्यवादियों के लिए कल तक का साम्राज्यवादी युद्ध पीपल्स वॉर लोक युद्ध में बदल गया। तो कहीं कहीं यहाँ पे इस तरह का विरोध भी रहा। तो न केवल साम्यवादी दल बल्कि मुस्लिम लीग, भारत के अन्य कुछ दलों द्वारा भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाए थे उसका सबसे एक महान प्रयास जिसे हम कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करना था। तो लेकिन यह जो आंदोलन था यह जन आंदोलन था और इसको जो इसकी आलोचना की जाती है इस आधार पे की जाती कि आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले जो रणनीति थी या जो तैयारियां जिसे हम कह सकते हैं वह बहुत अच्छे से नहीं की गई थी और इसलिए जो है शासन अपना दमन इतना जनता का दमन कर पाया। तो और बाद में वो जो प्रमुख नेता थे वो गिरफ्तार हो गए थे, तो आंदोलन को अच्छी से दिशा भी नहीं मिल रही थी, नेतृत्व भी नहीं मिल रहा था। सरकारी नेताओं की जब तक बात की जाए, उच्च वर्गों की बात की जाए, तो देशी रियासतों के नरेश, सेना, पुलिस, उच्च अधिकारी तथा कर्मचारी आंदोलन काल में सरकार के प्रति वफादार बने रहे और इससे शासन कार्य बेरोक-टोक चलता रहा। तो आंदोलन की तात्कालिक असफलता की भी पूरी संभावना थी क्योंकि आंदोलनकारियों की तुलना में शासन की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। आंदोलनकारियों की न तो कोई गुप्तचर व्यवस्था थी और न ही एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश भेजने के लिए साधन थे और ब्रिटिश शासन की तुलना में इनकी आर्थिक शक्ति भी बहुत कम थी। लेकिन यह जो आंदोलन था यह तात्कालिक रूप से तो एकदम से तो ब्रिटिश शासन को समाप्त नहीं कर पाया, लेकिन इस आंदोलन ने भारत की जनता में ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन कर सकना संभव नहीं रहा। तो
इस आंदोलन से व्यापक जन चेतना का प्रसार हुआ और भारत में ब्रिटिश शासन पर ठोस प्रहार किए गए। इस आंदोलन तथा कुछ अन्य तत्वों के फलस्वरूप ही युद्ध के बाद अमेरिका तथा इंग्लैंड में लोकमत इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया कि इंग्लैंड को विवश होकर भारत छोड़ना पड़ा। 1945 में ब्रिटेन में जो आम चुनाव हुए उसमें मजदूर दल को खूब सफलता मिली और चर्चिल के स्थान पर मजदूर दल के नेता मिस्टर एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। नए प्रधानमंत्री एटली ने भारत की समस्याओं को हल करने का दृढ़ निश्चय किया था। 1945 में भारत में भी चुनाव हुए। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने भाग लिया। कांग्रेस को सफलता प्राप्त हुई और लगभग सभी सामान्य और मुस्लिम स्थानों पर अधिकार कर लिया। लेकिन चुनाव परिणाम का एक दूसरा पहलू यह भी था कि बंगाल, पंजाब तथा सिंध के मुस्लिम बहुल प्रांतों में जनता का समर्थन मुस्लिम लीग को प्राप्त था। तो इस तरह से भारत के मुसलमान लीग की ओर झुक रहे थे। भारत की सेना में भी ब्रिटिश शासन से असंतोष बढ़ता जा रहा था। तो सेना में भी विद्रोह की जो थी परिस्थितियां वह तेजी से बढ़ती जा रही थी और जो विद्रोह था उसके माध्यम से विदेशी शासकों को यह समझाया जा रहा था कि अब भारत को और अधिक समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और सर ए.बी. अलेक्जेंडर का 3 सदस्यीय कमीशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन योजना है यह। मिशन द्वारा भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समझौता करने का फैसला हुआ, लेकिन जब इस प्रयास में सफलता नहीं मिली तो 15 मई को कैबिनेट मिशन की ओर से अपनी योजना पेश की गई। कैबिनेट मिशन योजना को भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया। योजना के अनुरूप भारत के नवीन संविधानों का निर्माण करने हेतु संविधान सभा के सदस्यों का प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर सितंबर 1946 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ। पहले तो मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट योजना को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन बाद में कांग्रेस और लीग में मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण लीग ने योजना को अस्वीकार कर दिया। 1946 अक्टूबर में लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई, किंतु लीग द्वारा शासन को दृढ़ता प्रदान करने के स्थान पर सरकार में प्रवेश कर सरकार को असफल करने का हर संभव प्रयास किया गया। फिर हम देखते हैं माउंटबेटन योजना। बहुत ही जल्दी सत्ता हस्तांतरण करने हेतु लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिन्होंने 23 मार्च 1947 को अपना पद संभाला। भारत के नेताओं से बातचीत करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय समस्या का एकमात्र हल पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर लेना है। कांग्रेस ने भी परिस्थितियों के दबाव में आकर यह बहुत ही एक वो दुखद समाधान था इस समस्या का, लेकिन इसको स्वीकार किया। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को अपनी योजना माउंटबेटन योजना प्रस्तावित की गई, जिसमें 2 बातें प्रमुख थी। पहला, 1947 में ही भारत को सत्ता का हस्तांतरण और द्वितीय, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 राज्यों में भारत का विभाजन। लीग तथा कांग्रेस दोनों के ही द्वारा इस योजना को स्वीकार किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया, जो शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। भारत व पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्य अस्तित्व में आए और भारत को स्वतंत्रता मिली। आप लोग बच्चों सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और एक ये लंबे संघर्ष की कहानी है, बहुत लंबा संघर्ष इसके पीछे भारत की स्वतंत्रता के पीछे रहा है। और जो जनता थी उसने अपार कष्ट सहे। बहुत जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, लंबे समय तक वह गुलाम रहा। आर्थिक रूप से जो राजनीतिक ढांचा था, सांस्कृतिक जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियाँ थी, उन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा और बहुत ही संघर्ष किया। कहीं जाने गई
तो आज स्टूडेंट्स हम लोग को समझना चाहिए, और जो फ्रीडम हमको मिला है, जिसके लिए हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस रहे हैं, जो लीडर्स रहे हैं, उनके द्वारा बहुत व्यापक स्तर पर जो सेक्रीफाइस किया गया है, उसको हमको आज हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। और उनके द्वारा जो समर्पण किया गया, जो सेक्रीफाइस किया गया, उसके महत्व को समझकर अपने देश के प्रति निष्ठा का भाव रखना चाहिए। और एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमें अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि बच्चों, आज़ादी बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त हुई है।